प्यारे बच्चों, चलिए एक बार फिर से आप लोग आज के क्लास में हम लोग मिलते हैं। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आगे मराठा सैन्य पद्धति का शेष भाग। ठीक है बच्चों, शेष भाग। चलिए तो बगैर देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों। हम लोगों को आज शुरुआत करना है मराठा सेना के अस्त्र शस्त्र या हथियार। ठीक है बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे मराठा सेना के अस्त्र शस्त्र या हथियार। ठीक है, लगभग और पारंपरिक अस्त्र लगभग शिवाजी के पास सभी थे, यानी जो भी प्रचलन में था वो सभी अस्त्र थे। जो औरंगजेब के पास सभी थे, तोपें भी थी, मस्केट भी थे, सभी थे। और शिवाजी द्वारा एक नए अस्त्र का प्रयोग किया गया। अब उसको अस्त्र क्या अस्त्र कहें या परिस्थितियां कहें, तो जो नए अस्त्र का प्रयोग उन्होंने अफजल को मारने के लिए किया था, क्या था वो? बघनक या सिंघनक। बच्चों आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि शिवाजी ने अफजल को हाथ में लगाए हुए बघनक यानी एक कृत्रिम किस्म का नाखून, तो उससे उन्होंने अफजल खान के पेट को फाड़ दिया था। ठीक है, तो एक प्रकार से नए अस्त्र का प्रयोग उन्होंने किया था, बघनक या सिंघनक। बच्चों ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि शिवाजी ने अफजल को किस हथियार से मारा था। तलवार, भाला, तोप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो हथियार क्या था? बघनक या सिंघनक, कुछ भी। हथगोले, मस्केट, तोपें एवं अन्य अस्त्रों का भी प्रयोग शिवाजी की सेना में, मराठा सेना में होता था। धनुष बाण, तलवार, भाला, बर्छी, बल्लम आदि सभी जो है मराठा सेना में थे। हथियार प्रायः वही हथियार होते थे जो गतिशीलता में बाधा ना बने। ठीक है बच्चों, जिनका प्रयोग करने के बाद भी गति कम ना हो। ऐसा ना हो कि उसका प्रयोग घोड़े से उतर कर करना पड़े या खड़े होकर करना पड़े या रुक कर करना पड़े। ऐसे हथियारों का प्रयोग शिवाजी या मराठा सेना में नहीं होता था। और सुरक्षात्मक हथियारों में प्रारंभ में केवल सैनिक अधिकारी ही कवच का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय तो गरीबी थी भाई, प्रारंभिक काल था, बहुत अधिक विकास नहीं था। जिसमें क्या होता था? शिरस्त्राण यानी सर पर पहनने वाला लोहे का टोप, कमर तथा वक्ष को ढकने के लिए लोहे की जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों, जब आप लोग बाजीराव की फिल्म देखेंगे तो उसमें आप लोग देख लेंगे कि कैसा कैसा कवच वो लोग पहनते थे। जंजीरों का प्रयोग और जो है सर पर ढकने के लिए केवल अधिकारी पहनते थे बच्चों प्रारंभ में। और अन्य सैनिकों को क्या पहनाया जाता था ये भी देख लीजिए। सिर पर पगड़ी, चुस्त पैजामा और जैकेट। ठीक है बच्चों, ढीला ढाला जैकेट, यानी चुस्त पैजामा, सिर पर पगड़ी और जैकेट। बाकी कवच इनके पास नहीं होता था। अब आगे पहुंचते हैं हम लोग शिवाजी के तोपखाने के बारे में। वैसे देखा जाए तो प्रारंभ में शिवाजी ने क्या किया? विदेशियों से तोपों को खरीदा, क्योंकि विदेशी तोपें अच्छी मानी जाती हैं। वैसे भी हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग विदेश से खरीदते हैं, हिंदुस्तानी आज भी उनको अच्छे मानते हैं। हम लोग चाइना सामान को लाइक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कम कीमत का है। ठीक है, कम कीमत से काम चला रहा है। चलिए, प्रशिक्षण के लिए विदेशियों को इन्होंने भर्ती भी किया, विदेशियों से तोपों भी खरीदा और उसको सिखाने के लिए उनको भर्ती भी किया, यानी विदेशी अधिकारियों को, खास करके बच्चों विदेशियों में यूरोपियों को, क्योंकि यूरोप से ही तोपें और मस्केटों का प्रारंभ हुआ था। और शिवाजी ने तोपखाने का अलग विभाग खोला था। बच्चों अगला जो अगला वाक्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर जो है प्रश्न में पूछा जाता है कि तोपखाने का जो विभाग होता था शिवाजी ने उसको रखा था क्या चीज? दारू खाना। ध्यान दीजिएगा, शिवाजी के तोपखाने का विभाग क्या था? दारू खाना उसका नाम था। अब आजकल का दारू खाना क्या है आप लोग समझ ही गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, और कुछ तोपें इन्होंने क्या किया था? मुसलमान शासकों से यानी मुगलों से भी इन्होंने छीना था, या अन्य मुस्लिम शासक जो थे, बीजापुर वगैरह के सम्राट राजा जो थे, उन लोगों से भी इन्होंने छीना था। लेकिन हिंदुस्तान की बनी हुई तोपें थी, इसलिए वो जो है तोपें बहुत ही निम्न कोट की यानी घटिया तोपें होती थी। और घटिया तोपें होने के कारण उनका युद्ध में प्रयोग ना करके केवल किले की दीवारों पर लगा दिया गया, ताकि उसको
युद्ध में प्रयोग तब किया जाए जब किले पर कोई संकट आए तब, ठीक है। केवल जो है सुरक्षा के लिए, केवल किलों की सुरक्षा के लिए प्रयोग उनका किया गया। और शिवाजी ने क्या किया, पुर्तगालियों के सहयोग से तोपों के निर्माण के लिए एक कारखाने की स्थापना की। बच्चों ये कारखाना है, पाई हमने लगाना भूल गए, पाई हम लगाने भूल गए। और अधिकांश तोपें एवं बंदूकें भी जो है उन्हीं की देन थी। किसकी? पुर्तगालियों की। बच्चों आप लोगों को मालूम ही है कि सबसे पहले भारत में कौन से यूरोपीय जातियां आई? पुर्तगाल आई, पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज आए। बाकी बच्चों पुर्तगाली बहुत पहले से आ चुके थे, अंग्रेज जहांगीर के समय में आए थे। अर्थात इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि इस मराठा राज्य तक अंग्रेज काफ़ी हद तक सुदृढ़ भारत में हो चुके थे और यूरोपियों को इन्होंने लगभग खदेड़ कर सीमित कर दिया था, इसलिए यूरोपियों की संख्या कम थी। अरे वो पुर्तगालियों को इन्होंने खदेड़ कर जो है काफ़ी दूर तक सीमित कर दिया था, काफ़ी कम क्षेत्र में पुर्तगाली बचे थे और इसीलिए जो है पुर्तगालियों से इन्होंने सहयोग लिया और अधिकांश तोपें एवं बंदूकें उन्हीं के द्वारा निर्मित कराई। ठीक है बच्चों, इनके प्रमुख तोपों के नाम जेजल, जंबफक, फुतरनल आदि ये शिवाजी की प्रमुख तोपें थी बच्चों। जेजल, जंबफक, फुतरनल। ठीक, चलिए शिवाजी की सेना में वेतन और भत्ते की क्या व्यवस्था थी? यानी मराठा सेना में वेतन और भत्ते की क्या स्थिति थी? प्रारंभ की स्थिति क्या थी? जब पैसा नहीं होता था तो उन्हें जागीर दी जाती थी। जागीर का मतलब कुछ भूमि दे दी जाती थी या गाँव की जागीर दे दी जाती थी बच्चों। जैसे कि इतना गाँव दे दिया जाए, गाँव से वो लगान वगैरह वसूल कर उससे काम चलाते थे। और बाद में क्या कर दिया गया? बाद में जब स्थिति मजबूत हो गई मराठा राज्य की तो उनको सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया गया। ठीक है, और सेना की कार्यकुशलता एवं गतिशील बनाए रखने के लिए नगद एवं नियमित वेतन। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब जागीर, अगर जमीन दे दिया जाए, जागीर दे दिया जाए, अगर सैनिक जो है जागीर में ही मस्त रहेगा तो सैन्य सेवा क्या करेगा वो? भाई सैनिक अगर खेती करने में परेशान रहेगा तो सैन्य सेवा वो क्या करेगा? अगर सैनिक जो है जागीर की जो है क्या बोलते हैं लगान वसूलने का कार्य करेगा तो सैन्य सेवा क्या करेगा? इसलिए शुरुआत में तो ये कार्य जो है अच्छा लगा, जब पैसे नहीं थे कराया भी गया, जागीर दिया जाता था। लेकिन बाद में सेना की कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए इनको नियमित वेतन दिया जाने लगा। और श्रेष्ठ कार्य करने पर पुरस्कार की भी व्यवस्था होती थी, जिनमें सोना, चांदी और नगद धन किसी भी रूप में दिया जा सकता था इन्हें। और अनुशासनहीनता करने पर सजा या दंड का भी प्रावधान था। घुड़सवार सेना को पैदल सेना से अधिक वेतन दिया जाता था। बच्चों ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मराठा काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था? होन। आज के समय में भारतीय पैसे को क्या, भारतीय मुद्रा को हम लोग कहते हैं रुपया। अमेरिकन मुद्रा डॉलर कहा जाता है, यूरोपियन मुद्रा यूरो कहा जाता है। तो इसी तरह समझ लीजिए कि मराठा काल में जो मुद्रा होती थी उसको कहा जाता था होन। युद्ध में मृत, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। युद्ध में जो मृत परिवारों को पेंशन की व्यवस्था होती थी, कि सैनिक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी बीवी बच्चे कैसे जीवित रहें, उसका माता पिता कैसे जीवित रहें, तो इसके लिए जो है उन्हें पेंशन दिया जाता था। और वेतन की दरों का निश्चित उल्लेख बच्चों नहीं मिलता है कि कितना वेतन सैनिकों को दिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिवाजी के राज्य में दुर्गों की क्या व्यवस्था थी, किले की क्या व्यवस्था थी? शिवाजी ने सामरिक दृष्टि से, नू नहीं है बच्चों, ये है ने, इसको काट दीजिए। शिवाजी ने सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण किलों का अधिकार किया। इनके समय में किलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इन्होंने किया क्या? पुराने किलों की इन्होंने मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण किया। ठीक है, चलिए शिवाजी के पास कुल किलों की संख्या लगभग 240 थी और किले में समस्त सुविधाएं भी मौजूद थीं। और शिवाजी के समय में लगभग जैसे किलों का जाल सा फैल गया था, क्योंकि 240 किले बच्चे थोड़े से नहीं होते, कम नहीं होते महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में। ठीक, अब शिवाजी को इसीलिए, चूंकि शिवाजी ने ज़्यादा से ज़्यादा किलों का निर्माण भी कराया
पुराने किलों की मरम्मत कराई, किलों की संख्या लगभग 240 हो गई, इसलिए शिवाजी को कहा जाता है दुर्गों का व्यक्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों आप लोगों के लिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दुर्गों का व्यक्ति किसे कहा जाता है, ठीक है, वो है शिवाजी। और शिवाजी के समय में भाई पर्वतीय दुर्ग सबसे अधिक थे, ठीक है बच्चों। पार्वत दुर्ग, जैसे आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट पेपर के कौटिल्य वाले पार्ट में ना, पार्वत दुर्ग, 4 प्रकार के कौटिल्य ने दुर्गों का वर्णन किया है, ठीक है बच्चों। औदक, पार्वत, धानवन, वन। तो ऐसे बच्चों शिवाजी के समय में पर्वतीय दुर्ग ज़्यादा थे। वैसे भी महाराष्ट्र एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पहाड़ी ही दुर्ग होगा। और एक दुर्ग में बच्चे, मराठा दुर्ग में 3 प्रकार के अधिकारी होते थे, 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। पहला नंबर मराठा हवलदार, किले की सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए मराठा हवलदार यानी सैन्य व्यवस्था यानी सुरक्षा की दृष्टि से हवलदार होता था। दूसरा अधिकारी होता था सबनीस, ये जाति का ब्राह्मण होता था, ब्राह्मण कह सकते हैं, पंडित कह सकते हैं, ठीक है, ये जाति का ब्राह्मण होता था। ये सैनिकों का हिसाब किताब रखने के लिए रखा जाता था। तीसरा अधिकारी होता था कारक नवीस, ये जाति का कायस्थ होता था। कायस्थ आप लोग जानते हैं बच्चों, अब हमारे यहाँ तो कायस्थ को लाला बोला जाता है, लाला, ठीक है, अब आप लोगों के यहाँ जो बोला जाता हो, लेकिन शुद्ध वर्ड है कायस्थ। कायस्थ जिसे हम लोग जिसे बता रहे हैं ना, हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, लाला, लाला। चलिए, कारक नवीस जो होता था, ये पद का नाम है बच्चों, मराठा हवलदार, सबनीस, कारक नवीस, ये पदों का नाम है। तो कारक नवीस जो होता था ये जाति का लाला या कायस्थ होता था। ये दुर्ग की व्यवस्था एवं प्रशासनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये जो है रखा गया था। और हाँ, गुटबाजी से बचने के लिए ट्रांसफर व्यवस्था भी लागू थी, स्थानांतरण कर दिया जाता था अधिकारियों का। कहने का मतलब किले में जो 3 प्रकार के अधिकारी होते थे, सुरक्षा के लिए हवलदार, और सैनिकों का हिसाब किताब लेखा जोखा रखने के लिए सबनीस, दुर्ग व्यवस्था एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजा से क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए, इस सारी चीज़ों का ब्यौरा और जो है प्रत्येक चीज़ की प्रस्तुतिकरण के लिए कारक नवीस, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिवाजी की युद्ध कला, शिवाजी की युद्ध कला कैसी थी सब लोग जानते हैं, छापामार या युद्ध, गुरिल्ला युद्ध। शिवाजी की युद्ध कला छापामार या गुरिल्ला युद्ध। समरतंत्र वही है बच्चों, मारो और भागो। स्ट्रैटेजी का मतलब युद्ध नीति क्या है, छल, बल, कपट, धोखा, गतिशीलता, आश्चर्यचकित करना, अर्थात जैसे भी हो मारकर खत्म करके विजय हासिल कीजिए, ठीक। कहने का मतलब, और इस समरतंत्र के लिए यानी गुरिल्ला समरतंत्र के लिए महाराष्ट्र की धरती जंगली, पर्वतीय एवं ऊंची नीची भूमि जो है महाराष्ट्र की अत्यंत ही उपयुक्त थी। गुरिल्ला या छापामार युद्ध क्या है, सबल के विरुद्ध निर्बल का युद्ध, अर्थात शक्तिशाली के विरुद्ध कमजोर का युद्ध, बलवान के विरुद्ध कमजोर का युद्ध, इसे बोला जाता है गुरिल्ला या छापामार युद्ध कला, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, मराठा युद्ध कला को बोला जाता था सबल के विरुद्ध निर्बल का युद्ध या बलवान के विरुद्ध कमजोरों का युद्ध। और इनका कार्य क्या होता था, मुगलों को लूटना एवं भागकर जंगल पर्वतों में छुप जाना, यही शिवाजी की युद्ध कला थी। इसलिए औरंगजेब इनको पहाड़ी चूहा कहता था, ठीक है। और रफद को लूटने के लिए शिवाजी की सेना में पिंडारी लुटेरे भी होते थे। औरंगजेब जो है शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था, और रफद भंडार को लूटने के लिए या शत्रुओं के भंडारों को लूटने के लिए शिवाजी की सेना में पिंडारी लुटेरे भी होते थे, ठीक है बच्चों। चलिए आज का क्लास हम यहीं से ख़त्म करते हैं, बाकी अगला क्लास अगले भाग में।